Samveda Urdu video lesson presented by M. Parvin Banu, TGT, Government Urdu Higher Primary School, Mincheri, Bellary East, Bellary. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एम परवीन बानू है। आज मैं जमात हफ्तम यानी 7वीं जमात के साइंस मजमून के तहत रेशे और उनकी मसनूआत के ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आपको चंद सवालात पूछूंगी, आप इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखो बच्चों, इन तस्वीरों में आपको क्या नजर आ रहे हैं? जी हाँ, वेरी गुड, कपड़े, शाबाश। तो मेरा सवाल ये है, ये कपड़े किस किस्म के हैं? हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, ये कपड़े सूती और ऊनी हैं। मेरा दूसरा सवाल है, ये कपड़े किससे बने होते हैं? शाबाश, ये कपड़े धागों से बने होते हैं। मेरा अगला सवाल है, ये धागे किससे बने होते हैं? इसका जवाब होगा, ये धागे रेशों से बने होते हैं। जी हाँ, हमने ये समझ पा रहे हैं कि कपड़े धागों से बने होते हैं और धागे रेशों से बने होते हैं। चलिए इसके लिए एक तस्वीर का मुताला करेंगे। ऊनी कपड़े हैं, ऊनी कपड़े ऊनी धागों से बने हैं, ऊनी धागे रेशों से बने हैं। यानी कि रेशों से धागा बनाया जाता है और धागों से कपड़े बनाए जाते हैं। तो आज की क्लास में मेरा सबक है रेशे और उनकी मसनूआत, जो कि जमात हफ्तम यानी 7वीं जमात के मजमून साइंस के तहत उन्वान रेशे और उनकी मसनूआत सबक नंबर 3, जिसका यूनिट हिस्सा 1 उनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबक का नाम है रेशे और उनके मसनूआत। सबक रेशे और उनकी मसनूआत में पढ़े जाने वाले अहम नुकात इस तरह होंगे: जानवरों के रेशे, ऊन और रेशम, रेशों से ऊन बनाने का तरीका, रेशम के परवाने की सवाने हयात और रेशम बनाने का अमल। आज की ई क्लास के अहम नुकात इस तरह हैं: जानवरों के रेशे, ऊन और रेशम, किन किन जानवरों से ऊन मिलती है, रेशों से ऊन बनाने का तरीका, ऊन बनाने के मरहले। यानी आज की ई क्लास में हम इन 4 नुकात पर रोशनी डालेंगे। कि इससे हमें ये मालूम हो कि जानवरों से हमें कौन से रेशे हासिल होते हैं और किन किन जानवरों से हमें ऊन मिलती है, और रेशों से ऊन बनाने का तरीके में कितने मराहिल हैं, और ऊन बनाने के मरहलों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबक रेशे और उनकी मसनूआत के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। आपने अपनी पिछली जमात में पौधों से हासिल होने वाले कुछ रेशों के बारे में पढ़ा था। वैसे ही इस जमात में मैं आपको जानवरों से भी रेशे हासिल किए जाते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। यानी हमें इस मालूम हो चुका है कि रेशे 2 किस्म के होते हैं। पहला नबाताती रेशे, जिसका मुताला आपने अपनी पिछली जमात में किया है, और दूसरा किस्म है हैवानी रेशे। नबाताती रेशों को हम नबाताती रेशे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेशे हमें नबातात से हासिल होते हैं, जैसे कि कपास और जूट। हैवानी रेशे को हम इसलिए हैवानी रेशे कहते हैं क्योंकि ये रेशे हमें हैवानात से हासिल होती हैं, जिसकी मिसाल है ऊन और रेशम। कपास जो कि पेड़ों से पौधों से हासिल होती है, यानी नबातात से हासिल होती है, इससे हम अपने लिए कपड़े बनवाते हैं जो कि सूती कपड़े कहलाते हैं, और इनका इस्तेमाल हम ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में करते हैं। जूट भी एक नबाताती रेशा है, जिससे हम रस्सियाँ, थैले और दीगर कारआमद चीज़ें बनाते हैं। हैवानी रेशों में ऊन, जो कि भेड़ बकरियों से हासिल होता है, जिससे हम स्वेटर और शालें, मोजे, दस्ताने वगैरह बनाते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं जब के मौसम सरमा हो, यानी ठंड के मौसम में हम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल
کرتے ہیں جو کہ اون سے بنے ہوتے ہیں، اور یہ اون ہمیں بھیڑ بکریوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ویسے ہی ریشم بھی حیوانی ریشہ ہے جو کہ ریشم کے کیڑوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سے بنے کپڑے ہم اپنی شادیوں میں، دوسرے تقاریب میں پہنے جاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں بچوں، جو کپڑے ہم پہنتے ہیں وہ ہمہ قسم کے ہوتے ہیں، اور ہم ان کا موسم کے لحاظ سے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی گرمیوں کے دنوں میں ہم سوتی کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں، تو سردیوں کے دنوں میں ہم اون سے بنے کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ سویٹر اور شال ہیں۔ اچھا بچوں، ہم نے دیکھا موسم کے لحاظ سے استعمال، ایسے ہی ہم تقاریب کے موقعوں پر بھی ہمہ قسم کے کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہ شادی، برات اور عیدوں پر ہم مختلف قسم کے نئے ڈیزائن کے کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی اسکول آنے کے لیے ہم سادہ یونیفارم کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہوئے بچوں یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اون کیسے حاصل ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح پہچانا، ہمیں اون جانوروں سے حاصل ہوتا ہے۔ نہ صرف اون بلکہ ریشم بھی ہمیں ریشم کے کیڑوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اون اور ریشم کو ہم حیوانی ریشے کہتے ہیں۔ دیکھو بچوں، یہ تصویر بھیڑ کی ہے اور یہ تصویر ریشم کے کیڑوں کی ہے۔ بھیڑ بکری سے ہمیں اون حاصل ہوتا ہے اور ریشم کے کیڑوں سے ہمیں ریشم حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اون اور ریشم کو ہم حیوانی ریشے کہتے ہیں۔ اون بھیڑ، بکری یا اور دوسرے کچھ جانوروں کے بالوں سے حاصل ہوتی ہے۔ دیکھو بچوں، ان تصویروں میں ہمیں معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ تصویریں بھیڑ، بکری اور یاک کی ہیں، جن کے بالوں سے ہمیں اون حاصل ہوتا ہے۔ اون پیدا کرنے والے ان جانوروں کے جسم پر بالوں کی ایک گھنی پرت ہوتی ہے۔ دیکھو بچوں، اس تصویر میں یہ تصویر یاک کی ہے، اس کے جسم پر بالوں کی گھنی پرت ہے، کیونکہ بال ہوا کی بڑی مقدار کو روک لیتے ہیں اور ہوا حرارت کی کمزور موصل ہے۔ اسی لیے ہم بھی اس موسم سرما میں یعنی سرد کے موسم میں ٹھنڈ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ہم سویٹر سے، شال سے، مفلر سے، گلاؤزز سے اور موزوں سے اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرتی طور پر بالوں کی پرت دیے ہوئے ہے، جس سے کہ یہ ٹھنڈ سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکے۔ اس طرح بال ان جانوروں کو گرم رکھتے ہیں۔ اون بالوں والے ریشوں سے ہی بنائی جاتی ہے۔ جیسا ہم اپنے آپ کو گرم رکھتے ہیں سویٹر، شالیں وغیرہ سے، تو قدرتی طور پر یہ جانور اپنے آپ کو ان بالوں کی وجہ سے گرم رکھتے ہیں اور انہی بالوں سے ریشے ہی بنائے جاتے ہیں۔ بھیڑوں کے جسم پر دو قسم کے ریشے ہوتے ہیں جس سے بال بنتے ہیں۔ ایک تو داڑھی کے سخت بال، دوسرے کھال کے قریب نرم زیریں بال۔ دیکھو بچوں، ہر جاندار کے جسم پر اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے ریشے دیے ہوئے ہیں، دو قسم کے بال کو پائے جاتے ہیں۔ ہمارے جسم پر بھی دیکھیے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سر پر ہاتھ پھیر کر دیکھیے اور اپنے ہاتھ پر ہاتھ پھیر کر دیکھیے، آپ کو فرق نظر آئے گا۔ کیا فرق نظر آیا؟ آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ جی ہاں، آپ نے صحیح پہچانا، ہمارے سر کے بال تھوڑے سخت ہوتے ہیں اور ہاتھ کی جلد پر موجود بال تھوڑے نرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح بھیڑوں کے جسم پر بھی دو قسم کے ریشے ہوتے ہیں جن سے بال بنتے ہیں۔ کھال کے قریب نرم زیریں بال جو باریک اور نرم ہوتے ہیں، انہی بالوں سے اون بنانے کا ریشہ حاصل ہوتا ہے۔ بھیڑوں کی کچھ نسلوں میں صرف عمدہ اور نفیس زیریں بال ہوتے ہیں۔ ان کے ماں باپ کا انتخاب خاص طور پر ایسی نسل تیار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے
जिन के सिर्फ नफीस ज़ेरी बाल ही होते हैं। इस तरीके को मुंतखब नस्ल की अफजाइश कहते हैं। देखो बच्चों, इस तस्वीर में दिखाई जाने वाली बकरी है, इस बकरी को हम कश्मीरी बकरी कहते हैं। इससे के बालों से जो रेशे हासिल होते हैं वो बहुत ही उम्दा और नफीस होते हैं। उम्दा बहुत अच्छे, नफीस के माने बहुत मुलायम। ऐसे ऊन हासिल होने के लिए हम क्या करना है, हमें इनके माँ बाप का इंतखाब करना है, जिससे कि ऐसी ही नस्ल की अफजाइश हो, यानी ऐसे ही जानवर हमें हासिल हो, ऐसे ही जानवर वो माँ बाप पैदा कर सकें। ऐसे तरीके को हम मुंतखब नस्ल की अफजाइश कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं कि भेड़ ही तन्हा बालों का जरिया नहीं है, यानी बहरहाल भेड़ों के बाल ही तन्हा ऊन का जरिया नहीं है, बल्कि दूसरे कौन से जानवर हैं? हाँ, बल्कि ऊन हमें बकरी या ऊंट से भी हासिल होती है। जैसा कि पहले ही हमने देखा हुआ है, ये तस्वीरें बकरी की है, यॉक की है, ऊंट की है, जिनसे हमें ऊन हासिल होती है। अंगूरा बकरी, लामा और अल्पका वगैरह से भी हमें ऊन हासिल होती है। ये तस्वीरें अंगूरा बकरी की है, लामा की है, अल्पका की है, जिनसे हमें ऊन हासिल होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में आम है। याद करो याक कैसा था? हाँ शाबाश, याक की तस्वीर ऐसी है। इस तस्वीर से हमें ये पता चलता है कि याक तिब्बत और लद्दाख में मौजूद पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि तिब्बत और लद्दाख बहुत ही सर्द इलाके हैं, वहाँ पर अक्सर बर्फबारी भी होती है। यहाँ पर ये जानवर इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये सर्द मौसम में सर्दी को सह सके। क्यों सह सके? क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से इसको घने बालों वाली परत दी गई है। देखो बच्चों, इसके जिस्म पर कैसी घनी परत बालों की है। हाँ, हमने मालूम किया है कि बाल हवा के कमज़ोर मूसिल है, यानी बाल हवा को अपने पास से गुजरने नहीं देती। इसलिए हमने देखा है कि यह की ऊन तिब्बत और लद्दाख में आम है। अंगूरा ऊन अंगूरा भेड़ों से हासिल होती है। ये किसकी तस्वीर? हाँ, ये बकरी अंगूरा ऊन कहलाती है, जो पहाड़ी इलाकों जैसे जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। ये जानवर भी बहुत ही ठंड इलाकों में रहने वाला है। हमें मालूम है जम्मू और कश्मीर हमारे मुल्क के बहुत ही सर्द इलाके कहलाते हैं। ऊन बकरियों के बालों से भी हासिल होती है। ऊन क्या है? बकरियों के बालों से भी हासिल होती है। ये बकरी मैंने पहले ही बताया, ये बकरी की तस्वीर कश्मीरी बकरी की है। इसका ज़ेरी पर बहुत नरम होता है, यानी इससे हासिल होने वाला ऊन बहुत ही मुलायम होता है, नरम होता है। इसलिए इससे उम्दा किस्म की शॉलें बनती हैं, जिन्हें पश्मीना शॉलें कहा जाता है। देखो बच्चों, इस तस्वीर में ये औरतें अपने आप को शालों से लपेटी हुई हैं। इन शालों को हम पश्मीना शॉलें कहते हैं, और ये शॉलें बहुत ही नरम और उम्दा होती हैं। आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि ऊँटों के जिस्म पर भी पाया जाने वाला फर यानी बाल भी ऊन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो बच्चों, ये तस्वीर, हाँ आपने सही पहचाना, ये तस्वीर ऊँट की है। आपने गौर किया होगा कि इस तस्वीर में ऊँट के जिस्म पर हमने बालों की बहुत ही गर्म परत देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? इससे क्या मालूम किया है आपने? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि ये जानवर बहुत ही गर्म इलाकों में पाया जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा बालों की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो बच्चों, अल्लाह ताला ने इलाकों के साथ साथ हमें और दूसरे जानवरों को भी कैसे मुतदिल तौर पर पोशाकें दिए हुए हैं। लामा और अल्पाका, ये दो तस्वीरें दो जानवरों के, लामा और
अल्पाका के हैं जो जनूबी अमेरिका में पाए जाते हैं, जिनसे भी ऊन हासिल होती है। हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भेड़ों की मुख्तलिफ नस्लें पाई जाती हैं, जिनसे हमें अच्छी किस्म की ऊन हासिल होती है। इसकी जानकारी मंदरजा जदुल से हमें मिलती है। यानी हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से हैं। आप जानते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत वसी मुल्क है और यहाँ के अलग अलग इलाकों में अलग अलग किस्म की ऊन हासिल होती है। चलिए बच्चों देखते हैं जदुल, जिससे हमें जानकारी हासिल हो। शुमार नंबर क्या है? 6 किस्म की नस्लें हैं, बता रहे 1 2 3 4 5 6 नस्ल का नाम है, उनकी क्वालिटी है, रियासत जहां ये नस्ल पाई जाती है। पहली नस्ल है लूही, जिससे हमें अच्छी क्वालिटी की ऊन हासिल होती है और ये राजस्थान और पंजाब रियासत में मिलती है। रामपुर बोशीर भोरेबाल उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश रियासत में पाई जाती है। नाली खालिन ऊन राजस्थान हरियाणा पंजाब में पाई जाती हैं। बिखरावल ऊनी शालों के लिए जो कि जम्मू और कश्मीर रियासत में पाई जाती है। मारवाड़ी पटनवाड़ी ये दोनों नस्लें हमें गुजरात रियासत में पाई जाती हैं, जिसे हम गुजरात रियासत में देख सकते हैं। इनसे हमें मोटी ऊन और मोजे बनियान वगैरह बनाने के लिए हासिल होती हैं। क्या है बच्चों ये? शाबाश, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान का नक्शा है। अब हम इसमें देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म की नस्लें जो भेड़ों की हैं कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। पहली नस्ल कौन सी थी बच्चों? शाबाश, लूही। लूही नस्ल हमें राजस्थान और पंजाब में देखने को मिलती है। दूसरी नस्ल रामपुर बोशीर जो कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। तीसरी नस्ल नाली जो हरियाणा पंजाब और राजस्थान में देखने को मिलती है। बिखरावल ये एक अलग किस्म की नस्ल है जो हमें कश्मीर और जम्मू में देखने को मिलती है। मारवाड़ी और पटनवाड़ी ये दोनों नस्लें भेड़ों की हमें गुजरात रियासत में देखने को मिलती हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये ज़्यादातर ये नस्लें शुमाली हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। अच्छा बच्चों, अब आगे की तरफ सबक को ले चलते हैं और देखते हैं कि रेशों से ऊन हमें कैसे हासिल होता है। यानी रेशों से ऊन तक ऊन हासिल करने के लिए भेड़ों की नस्ल तैयार की जाती है। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बता चुकी हूँ कि अच्छी किस्म की ऊन हासिल करने के लिए हमें मुंतखब नस्ल अफजाइश का तरीक़ा अपनाना है। ये उनकी परवरिश की जाती है, इनके बालों को मूंदा जाता है और फिर इनकी प्रोसेसिंग करके ऊन तैयार किया जाता है। भेड़ें नबातात खोर जानवर हैं और घास और पत्तियों को ये शौक से खाती हैं। नबातात खोर के माने हाँ, ऐसे जानवर जो सिर्फ घास और पत्तियां खाती हैं। और कौन से जानवर हैं जो हम नबातात खोर कहें? बेशक सही बोला आपने, गाय बकरी भैंस हिरन वगैरह ये सब नबातात खोर जानवर हैं जो घास और पत्तियों को शौक से खाती हैं। भेड़ों को चराने के अलावा अफजाइश नस्ल करने वाले लोग इनको दालें मक्की जवार खिल यानी वो शय जो तेल निकालने के बाद बचती है और मादनियात का आमेज़ा खिलाते हैं। यानी कि भेड़ों को जो चराते हैं वो लोग अच्छी किस्म की ऊन हासिल करने के लिए अफजाइश नस्ल का इंतखाब करते हैं। इसलिए उन भेड़ों को ये लोग मुख्तलिफ किस्म की दालें खिलाते हैं। देखो बच्चों, इस तस्वीर में आपको मुख्तलिफ दालें दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ मकई जवार भी खिलाते हैं। खिल यानी वो शय जो तेल निकालने के बाद बचती है और मादनियात का आमेज़ा भी खिलाते हैं। मौसम सरमा में भेड़ों को अंदर रखा जाता है और पत्तियां अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। यानी कि ठंड के मौसम में इन भेड़ों को
किसी साएदार घरों में अंदर रखा जाता है और इनको सूखा चारा, अनाज और पत्तियां खिलाया जाता है। भेड़ों की कुछ नस्लों में बालों की परत बहुत घनी होती है। इससे जो ऊन हासिल होती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और बहुत भारी तादाद में हासिल होती है। जब पाली हुई नस्ल के बाल घने हो जाते हैं तो ऊन हासिल करने के लिए बालों को मूंड लिया जाता है। आम हालात में बाल गर्मियों के मौसम में मूंडे जाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि बालों की परत के बगैर भी भेड़ें जिंदा रह सकती हैं और इन बालों से ऊनी रेशे हासिल होते हैं। तो समझे ये बच्चों ये बातें? तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अच्छा बच्चों, अब तुम्हें मालूम हो गया है कि मुख्तलिफ जानवरों से हमें ऊन कैसे हासिल होता है। अब हम ये देखेंगे कि रेशों से ऊन कैसे बनाया जा सकता है और इन मरहलों को भी जानेंगे। रेशों से ऊन बनाने का तरीका। रेशों से ऊन बनाने के तरीके में 5 मरहले होते हैं। मरहला नंबर 1, पहला मरहला मूंडना कहलाता है, क्योंकि इस मरहले में खाल की बारीक परत के साथ साथ भेड़ के जिस्म से बाल उतार लिए जाते हैं, जैसा कि इस तस्वीर में बताया जा रहा है। मरहला नंबर 2, इस मरहले में मुंडी हुई खाल को जिसमें बाल होते हैं टांकों में धोया जाता है। यानी इस तस्वीर में बताया जा रहा है बड़े बड़े टांकों में उन मुंडी हुई खाल को धोया जाता है। इसकी चिकनाहट, गर्द और गंदगी दूर कर दी जाती है। इस अमल को स्कोरिंग कहा जाता है। मरहला नंबर 3, स्कोरिंग के बाद तीसरा मरहला छटाई का है, जिसमें बालों वाली खाल को कारखाना में भेज दिया जाता है, जहां मुख्तलिफ बनावट वाले बालों को छांट कर अलग अलग किया जाता है। इसके बाद मरहला नंबर 4, अब छोटे छोटे रोएदार रेशों को, जिन्हें बुर्र कहा जाता है, बालों से चुन लिया जाता है। देखो बच्चों इस तस्वीर में, हाँ इस तस्वीर में हाथों से छोटे छोटे रोएदार रेशों को चुन रहे हैं और फिर एक मर्तबा इन बालों की स्कोरिंग की जाती है और फिर इनको सुखा लिया जाता है। यही ऊन है जो अब रेशा बनाने के लिए तैयार है। मरहला नंबर 5, इस मरहले में रेशों को मुख्तलिफ रंगों में रंगा जाता है। देखो बच्चों कैसे प्यारे प्यारे रंग हैं, जैसे कि भेड़ या बकरियों के उनके होते हैं। और फिर इन रेशों को कंघे वगैरह की मदद से इनमें मौजूद बल निकालकर सीधा किया जाता है और चरखियों पर चढ़ा दिया जाता है, ताकि मंजे हुए बाल सीधे हो सके। तो बच्चों अब हम रेशों से ऊन बनाने के 5 मरहलों का फ्लो चार्ट इस तरह लिखेंगे। तो बताओ बच्चों पहला मरहला क्या था? शाबाश, मूंडना। दूसरा स्कोरिंग, गुड। तीसरा छटाई का। चौथा सफाई और रंगाई का। और 5वां अटेरना, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों अब तक आपने मेरी क्लास बगौर सुना है, तो मैं इससे मुताल्लिक चंद सवालात आपसे पूछूंगी। इसके जवाबात आप अपनी बयाज में लिखिए। तो मेरा पहला सवाल है, ऊन हमें किन किन जानवरों से हासिल होती है, इनके नाम लिखिए। हाँ जवाब देखें बच्चों, जवाब क्या है इसका? ऊन हमें भेड़, बकरी, याक, अंगूरा बकरी, लामा, अल्पाका वगैरह से हासिल होती है। यह है इनकी तस्वीरें जिनका हमने आज की ई क्लास में मुतालिया किया है। तो मेरा दूसरा सवाल है, तिब्बत और लद्दाख में किस जानवर की ऊन आम है? सोचो बच्चों, हाँ शाबाश, जवाब है तिब्बत और लद्दाख में याक की ऊन आम है। तस्वीर याद है? चलिए एक बार फिर मर्तबा देख लेते हैं। ये तस्वीर किसकी है? हाँ याक की है। मेरा अगला सवाल है, लामा और अल्पाका किस मुल्क में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब लामा और अल्पाका जनूबी अमेरिका में पाए जाते हैं। सवाल नंबर 4, किस जानवर की ऊन से पश्मीना शॉलें बनाई जाती हैं? इसका जवाब है कश्मीरी बकरी यानी अंगूरा बकरी की ऊन से पश्मीना शॉलें बनाई जाती हैं।
सवाल नंबर 5, रेशो से ऊन बनाने के कितने मरहले हैं? हाँ बच्चों, याद करो आपने कितने मरहले हैं, सोचो। हाँ शाबाश, इसका जवाब है रेशो से ऊन बनाने के 5 मरहले हैं। कौन कौन से? मूंडना, स्कोरिंग, छटाई, सफाई और रंगाई और अटेरना। मूंडना में क्या किया जाता है? हाँ वेरी गुड, मूंडना में भेड़ के जिस्म की खाल के साथ साथ बाल उतार लिए जाते हैं। और स्कोरिंग में मुड़ी हुई खाल को बड़े बड़े टैंकों में धोया जाता है ताकि उसमें मौजूद गर्द, गंदगी और धूल को दूर कर सके। छटाई में, हाँ वेरी गुड, छटाई में अलग अलग किस्म की बनावट के बालों को अलग करते हैं। रंगाई में, हाँ हमारे अपने मनपसंद रंगों में रंगा जाता है। और अटेरना का मतलब मशीनों में चढ़ाने का है। तो सवाल नंबर 6 है, मूंडना से क्या मुराद है? हाँ बच्चों बोलो, लिखो इसका जवाब। आपको मैं थोड़ा वक्त दे रही हूँ। लिख लिया? शाबाश। तो देखेंगे जवाब इसका ये है, खाल की बारीक परत के साथ साथ भेड़ के जिस्म से बाल उतार लिए जाते हैं। इस अमल को मूंडना कहते हैं। अच्छा बच्चों, आपको मालूम हो रहा है कि मूंडने से क्या हो रहा है, इसके भेड़ के जिस्म से हम बाल उतार ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊन हासिल हो सके। सवाल नंबर 7 है, स्कोरिंग में क्या काम अंजाम दिया जाता है? स्कोरिंग कौन सा मरहला? हाँ वेरी गुड, स्कोरिंग जो है दूसरा मरहला है। इसमें क्या काम अंजाम दिया जाता है? लिख लिया आपने? हाँ देखिए, चलो जवाब इसका। इसका जवाब है, स्कोरिंग में मुंडी हुई खाल को जिसमें बाल होते हैं धोया जाता है। यानी बड़े बड़े टैंकों में मुंडी हुई खाल को धोया जाता है, जिसकी वजह से इसमें मौजूद चिकनाहट, गर्द और गंदगी दूर हो सके। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? स्कोरिंग कहते हैं। अब मैं आपको घर पर काम के लिए एक सरगर्मी दे रही हूँ। उम्मीद है कि आप इसको पूरा करेंगे। तो मेरी तरफ से सरगर्मी है बच्चों, जिन जानवरों से ऊन हासिल होती है इनके तस्वीरें इकट्ठा करके अपनी स्क्रैप बुक में चस्पा कीजिए। अच्छा बच्चों, ये थी मेरी आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक समझ में आया होगा। फिर अगली क्लास में दोबारा हाजिर होंगी इस सबक का बाकी हिस्सा लेकर इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। मेरा नाम एम परवीन बानू है। मैं टीजीटी के हैसियत से काम कर रही हूँ। मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मिंचेरी, तालुक बल्लारी ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट हमारा बल्लारी है।